जय हिंद दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी शुरू कर दिए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का। तो उसमें पहला वीडियो हम लोग जो कि इंट्रोडक्शन था, बेसिक कीवर्ड जो थे उसको हम लोग डिफाइन कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्लासिकल अप्रोच, यानी कि बेसिकली तुम कह सकते हो थोड़ा सा जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं या प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं उस और जो टर्म पढ़ चुके हैं उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम लोग इसी का लिमिटेशन भी यहाँ पर पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन लगाने के कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिना देरी के चलो यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन अप्रोच है क्या। इसका दूसरा नाम बेसिकली हम लोग एग्जाम में पा लेते हैं क्लासिकल, मैथमेटिकल या प्रायरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पा लेते हैं। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि तुम लोग 11, 12 में या 10 में भी आता है ये कई बार प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक उसी को यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया है। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। देखते हैं ये क्या है। इसका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। ये जो डिफिनेशन है वो कौन दिया है? जेम्स बर्नौलीज। जेम्स बर्नौलीज ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर बेसिकली थ्योरम दिया, थ्योरम का प्रूफ किया था, तो उसी का यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। In the random experiment result and exhaustive, mutual exclusive, equally likely events। ये तीनों जो वर्ड है, अगर इसको थोड़ा सा डीप में आपको जानना है तो पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक टर्म वहाँ पर समझा दिया है। मेरा जो मानना रहेगा कि आप ज़रूर से उसको पहले वीडियो देख के आइए, तब यहाँ पर देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आने वाले वीडियो के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कहता है कि सिंपल सा लैंग्वेज अगर बोला जाए, ये पूरा जो डिफिनेशन है वो बेसिकली है क्या। एक हमारा इवेंट ए है। इवेंट ए मतलब बोल लो कि समुद्र कह लो, एक तरह से वह ए है। उसमें से एन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली है, यानी कि उसमें से जो मेन इवेंट्स जो है वो यहाँ पर एन डिनोट कर रहा है। अब उस एन में जो एम है ये फेवरेबल इवेंट्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो कि आ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कॉइन को टॉस करें या कोई भी एग्जाम्पल लेकर चले तो वो इवेंट्स आ सकते हैं, तो उसको यहाँ पर एम डिनोट कर दिया गया है। एक बार पढ़ देता हूँ, अगर आपको कहीं दिख नहीं रहा तो समझ में आ जाएगा। फॉर विच एम इज फेवरेबल इवेंट्स फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए इज डिनोटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड गिवन एज एज। तब क्या होगा, जो हम लोग अभी बात किए हैं, तब हम लोग यहाँ पर ए का इवेंट जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। यहाँ पर इसको फार्मूले में तौर पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स ऑफ ए अपॉन एग्जॉस्टिक इवेंट्स और केसेस अपॉन में यहाँ पर एन रहेगा, यानी कि एम अपॉन एन। ये हम लोग पढ़े हैं फेवरेबल इवेंट्स, ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि एग्जॉस्टिक या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या इक्वली लाइकली इवेंट्स पढ़े हैं। इसके कुछ दो रिमार्क्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनाते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए और थोड़ा फार्मूला लिखने के लिए भी। कभी कभार प्रूव करने को भी यहाँ पर आ जाता है। बेसिकली कभी कभार आता है, लेकिन अधिकतर टाइम जो होता है इसका यूज होता है कोई भी क्वेश्चन में। क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए, दैट इज ए के पावर बार। ये ए के पावर जो बार लिखा है इसी को हम लोग कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ए कम्प्लीमेंट्री, ए कम्प्लीमेंट भी बहुत लोग बोल देते हैं, आधा वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इज फेवरेबल ऑफ आउटकम अपॉन में एग्जॉस्टिक नंबर ऑफ केसेस और इवेंट। ध्यान देखोगे तो फार्मूला तो यही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है यहाँ पर जान लो। कहता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, मतलब कितने आउटकम आ सकते हैं। इसको ये चीज़ जानने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर फार्मूला को हम लोग इजीली समझ लेंगे। हम लोग सेट के अंदर पढ़े हैं 11 में। क्या पढ़े हैं? सेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक यूनिवर्स होता है जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कभी कभार एस से भी डिनोट कर देते हैं। ये एक इवेंट है जिसका नाम हम लोग ए रखे हैं। ठीक है, अब इस इवेंट के अलावा अगर इस यूनिवर्स में से इस इवेंट को हटा लिया जाए तो क्या बचता था? ए कम्प्लीमेंट या ए कम्प्लीमेंट, दोनों सिंबल एक ही है। ए के पावर यहाँ पर सी लिखा गया है और यहाँ पर जो है ए के पावर बार या डैश कर लो, जो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर डिनोट करता गया। लेकिन अगर हम लोग इस फार्मूले की जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एम है और ये पूरा जो है वो क्या होगा हम लोग का, मान लो एन है। तो हम लोग कहेंगे कि फेवरेबल आउटकम कितना होगा, यानी कि
ये वाली जो स्लाइड बची हुई है, जो ब्लैंक नहीं है, एकदम क्लियर है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये m जो है ये पूरा सर्किल वाले के अंदर आ रहा है, और ये n जो है ये पूरा ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, इंक्लूडेड दिस एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो जो हम लोग बस ये जो ब्लैंक बचा हुआ है सर्कल को हटाकर, तो उसको क्या बोलेंगे? m माइनस एन, सॉरी n माइनस m, क्योंकि बड़े में से छोटा हम माइनस करते हैं डिफरेंस के तौर पे। तो क्या कह रहा है? पूरे में है n, छोटा पोर्शन है m, तो n माइनस m, यह बात हो गया। ठीक इसी तरीके से ध्यान से देखो, तो ये फेवरेबल आउटकम जो थे हम लोग, ये फेवरेबल आउटकम थे, तो उस फेवरेबल आउटकम को हम कैसे लिख सकते हैं? n माइनस m, और टोटल इवेंट्स कितने थे? n थे। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू, अगर हम लोग एलसीएम को तोड़ दें, जैसे कि एलसीएम हम लोग ऐसे लेते हैं ना, ऐसे रहता है, तो एलसीएम हम लोग n ले लेते हैं, यहाँ पर n और यहाँ पर m। तो अगर हम लोग इसी चीज़ को हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो एलसीएम हम लोग तोड़ दें, तो यहाँ n से n कैंसिल होगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस m अपॉन n, तो ये वैल्यू यहाँ से बदल के ये बन जाएगी। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ a क्या होगा? 1 के बराबर, यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ a 1 के बराबर, माइनस ये असलियत में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ a यहाँ पर लिख देंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला बन गया। लेकिन अधिकतर टाइम क्या यूज़ होता है? इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फार्मूला बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स a इज इक्वल टू ऑलवेज 1। यहाँ पर a b c कुछ भी हो, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री है, a b c d कुछ भी हो, हमेशा उसका और उसके कम्प्लीमेंट्री का सम करेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा। क्यों आएगा? हम लोग ये भी पढ़े हैं कि यूनिवर्स का पूरा वैल्यू जो होता है, यूनिवर्सल का, वो पूरा 1 होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्लाइड जो ब्लैंक है वो और ये जो शेडेड रीजन है, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ये था हम लोग का पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क, इसमें क्या याद करना है आप ये भी जान लो, ये जो ब्रैकेट वाला है बस आपको यही याद करके रखना है। दूसरा क्या है? सिंस mn आर नॉन नेगेटिव वैल्यू इंटीजर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। कहता है कि जाहिर सी बात है, ये जितनी भी वैल्यू पढ़े हम लोग बिना नेगेटिव वैल्यू पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव आता ही नहीं है। कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी वैल्यू बताओ, तो वो कहोगे कि 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनाइट में नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकता। क्या कोई ऐसा होगा, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो निगेटिव है मेरा चांस कि 1 आ जाए? ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो। तुम बोलोगे 1 आएगा, या मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, इसका मतलब तुम हमेशा पॉजिटिव के साथ जाते हो। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केस में क्या होगा, वो कॉइन जो है सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो यही कह रहा है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी वैल्यू का हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो है n जो है वो बड़ा होगा और इक्वल होगा n के। क्यों? अभी देखो पूरी वैल्यू जो है n है और छोटी वाली वैल्यू जो है n है, m है, तो m से हमेशा तो n बड़ा ही है। हाँ बड़ा है भैया। इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज स्मॉलर आर इक्वल टू द 1, यानी कि वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है वो हमेशा शो कर रहा है कि 1 के छोटा होगा या छोटे के 1 के बराबर होगा। जैसे अभी मैं कहा पूरा यूनिवर्सल कितनी वैल्यू है? 1 के बराबर है, और कम से कम कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। मैं अभी बोला हूँ ना कि मान चलो कि मैं कॉइन को जो है वो टॉस कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि मेरा मतलब आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड आने का है, तो मैं बोलूँगा चलो मैं भी देख के करता हूँ, तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कम से कम होगा 0 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू जब बराबर होती है तो उसको हम लोग 1 बोल देते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, और ये इक्वल हो सकता है। क्यों नहीं इक्वल हो सकता? अगर बाय रेयर ना हेड है ना टेल है, कॉइन ऐसे रहेगा तो 0 हो सकता है। अगर आप जो सोचे थे वही आपका आउटकम भी आ गया तो वहाँ पर वैल्यू 1 आ गया। ये था थोड़ा सा हम लोग का इसका ब्रीफ में। तो हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही तो यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। क्या है? सबसे पहला है कि अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ केसेस जो n था वो अगर हम लोग को मालूम ही ना हो, अब कहोगे कि
हम लोग को तो कॉइन में मालूम है कि 2 हो सकते हैं, डाइस में मालूम है कि हम लोग यहाँ पर 36 हो सकते हैं, ऐसे करके हम लोग कार्ड में भी मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर मान चलो कुछ ऐसा गेम आ जाए जिसका जो प्रोबेबिलिटी बहुत ढेर सारा है, तो उसको काउंट करने बैठो तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं पता है। और इन केस देखोगे तो अगर कोई हार्ड गेम या बड़ा गेम भी आ जाए तो यहाँ पर कह दोगे नहीं पता है। दूसरा केस क्या होगा कि अगर सारे केसेस जो होंगे वो नॉट इक्वली लाइकली होंगे, तब यहाँ पर इसका लिमिटेशन हो सकता है, यानी कि ये दोनों केसेस में हम लोग वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर सेलेक्टिंग रैंडम डे कंटेनिंग 53 डेज। इसका मतलब संडे। हम लोग को ये मालूम है कि पूरा जो एक साल में, एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, तो हम लोग को मालूम है कि 52 वीक्स होते हैं। होते हैं, हाँ होते हैं। इस 52 वीक्स में प्लस 2 दिन होते हैं। एक साल का अगर हम लोग नॉर्मली डिवाइड करें तो कितना आता है, 52 वीक्स प्लस 1 डे होते हैं। ठीक है। लेकिन इस केस में बोला है कि ये जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर तुम्हारा 2 डेज हो जाएगा और यहाँ पर 52 वीक हो जाएगा। ठीक है भैया, ये सही है। अब ये देखो, इसको सॉल्व करना कैसे है। कहता है कि हमको लीप ईयर में बताओ कि 53 संडेज होंगे। इतना तो तुमको देख के कंफर्म हो रहा होगा कि हर एक लीप ईयर में, यहाँ पर लीप ईयर लिख देता हूँ, एक लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 डेज होते हैं। ठीक है, ये याद रखो कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में कंफर्म है कि एक संडे तो आना ही आना है। तो यहाँ पर तुम देख के बोल दोगे कि 52 संडेज तो हैं ही हैं। तो यहाँ पर देखो 53 से 52 संडे तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक संडे का यहाँ पर गेम चलेगा और इसी को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। वो एक संडे इस 2 दिन में है कि नहीं है, इसी का हम लोग यहाँ पर थ्योरी से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे? अब इन दोनों में जाहिर सी बात है, संडे मंडे ट्यूसडे ये लगातार कॉन्सिस्टेंट यहाँ पर होते हैं, यानी कि एक के बाद यहाँ पर एक होता है। तो हम लोग कह देंगे कि ये तो नॉर्मल चीज़ है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इसलिए 52 वीक्स होंगे और 2 डेज अभी बचे रहेंगे। ये तो अभी मैं समझा दिया। यहाँ पर देखो कि वो जो 2 दिन बचा है वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इस तरीके से हम लोग 2 दिन को लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। अब कहोगे कि वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे है, तो ये तो जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि ट्यूसडे पहले ना आता है, वेडनेसडे बाद आता है। ऐसे ही सारा सीक्वेंस में रहेगा। तो इसमें से देख के बताओ किस में संडे आ रहा है। एक वाले ये संडे आ रहा है और एक ये संडे आ रहा है, यानी कि संडे आने की चांसेस कितनी है? 2 चांसेस है, पहला और 7वां। तो मैं बोल दिया हूँ कि जो लीप ईयर में 53 वीक्स जो देख रहे थे लीप ईयर में, उसमें से पहला और 7वां जो होगा वो हम लोग का संडे आने के चांस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 मान लिए। अब पूरा आने वाले चांस कितने हैं? पूरे का हमारे पास 7 चांस हैं। तो हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी कितना रिक्वायर्ड होगा? 2/7, यानी कि 2/7 चांस है कि जो हम लोग का 53 संडेज लीप ईयर में होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब यहाँ क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। 2 दिन, 52 वीक्स, 53 वीक्स, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करवाते हैं, फिर वीडियो को अपने समाप्त। कार्ड के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्ड के बेसिस में क्वेश्चन करने से पहले एक यहाँ पर फार्मूला कम्बिनेशन का, उसको हम लोग जान लेते हैं। XCY, यानी कि X कम्बिनेशन ऑफ Y, यानी कि पूरा टोटल कितना है? x है, उसमें से हम लोग को y कम्बिनेशन करना है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है, x फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई का फैक्टोरियल। इसको लिखने का एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कम्बिनेशन 3 है, तो इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि हम लोग 4 को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा तुम्हारा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम लोग चुपचाप से 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी तुम्हारी कितनी वैल्यू? यहाँ 6 24, तो 24 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर रहता कि 5 और यहाँ पर ले लो तुम 3 ले लो, तो इसको करके देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको लिखने का तरीका कुछ 5 4 3 2
1 और यहाँ पर कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1। ध्यान से देखोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि ये वैल्यू जो है 2 फैक्टोरियल की वो ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल के अंदर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे तो ये ऐसे कैंसिल करके ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग दूसरा तरीके से करके देखते हैं, क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल करके फिर देखो वही आंसर आ गया। इसको और इसको ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन समझ में आ रहा होगा। 2 फैक्टोरियल जो नीचे रहता है वो 5 के नंबर के अंदर आएगा ही आएगा, तो वहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 के डायरेक्ट यहाँ 3 से भी हम लोग कैंसिल कर सकते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर से याद रखिएगा। और एक पॉइंट मैं और बता दूँ कि आप जैसे कि मानते हैं कि अगर कोई काम लगातार होते जा रहा है, यानी कि मैं पहले यहाँ पर देखो जैसे एग्जांपल है, किंग को निकाला, फिर क्वीन को निकाला, फिर यहाँ पर जैक को निकाला, फिर यहाँ पर नेस को निकाला। जब लगातार काम होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चलता रहेगा। अगर वही मैं कहूँगा अगर मैं किंग का निकाल के फिर मैं रखा, सफल किया, फिर निकाला, तो वहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। इस बात को जरूर से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है 4 केसेस में जब हम लोग को कार्ड निकल रहा है। यहाँ 4 था, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अ किंग, अ क्वीन, अ जैक, अ नेस। कहता है कि एक क्वीन निकालेंगे, एक किंग निकालेंगे, एक क्वीन निकालेंगे, एक जैक निकालेंगे और एक नेस निकालेंगे। तो पूरे किंग कितने होते हैं? पूरे किंग होते हैं 4, 4 में से निकालेंगे एक, तो ये हो जाएगा हम लोग का उसका प्रोबेबिलिटी। वैसे 4 होते हैं क्वीन, उसमें से एक निकालेंगे तो ये हो जाएगा। फिर जैक होता है 4, 4 में से एक निकालेंगे तो ये हो जाएगा। नेस कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 में से एक निकालेंगे तो ये बन जाएगा। अपॉन में ये हो गया फेवरेबल। अपॉन में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे होंगे? पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? पूरे कार्ड होते हैं 52 और कितने कार्ड निकाले हो? एक करके 4 कार्ड निकाले हो, तो कॉम्बिनेशन 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 कॉम्बिनेशन अपॉन 1, तो इसको लिखेंगे 4 परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल अपन में 4 - 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल अपन में इसको 3 फैक्टोरियल। तो कट जाएगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी। तो हर के लिए 4 4 4 4 वैल्यू आएगी। इसको हम लिख सकते हैं जैसे बोला हूँ कि ऊपर वाली क्या होगी, हम लोग के फैक्टोरियल में लिखा रहेगा, फैक्टोरियल में लिख देते हैं। और फिर नीचे वाला रहेगा कि माइनस करके फैक्टोरियल में लिखेंगे, तो फैक्टोरियल में इसको भी लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ 52 फैक्टोरियल है, तो हम लोग 50 यहाँ पर 52 51 50 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसको देखो माइनस जब करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 48 आएगा। 48, इसको एक और बढ़ा लो 48 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 48 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। और वो यहाँ पर 464 यहाँ पर अपॉन में रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो आएगी वैल्यू यहाँ पर लिख देना और डिवाइड करके पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर परम्यूटेशन में ज़्यादा सही रहता है। यहाँ सेकेंड जो है वो 2 रेड निकालना है, 2 ब्लैक निकालना है। तो पूरे रेड कितने होते हैं? 26 में 2 रेड निकालेंगे, मल्टीप्लाई अभी काम चल रहा है। 26 में हम 2 ब्लैक निकालेंगे। पूरे कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 52 कॉम्बिनेशन 2। यहाँ से देख के लिख लें, ये तो समझ में आ ही गया होगा। नीचे वाला है वो बार बार सेम चलता रहेगा। वहीं पर ऑल कार्ड आर द डायमंड वंस ऑफ द वन सेट। कहता है कि पूरे सेट में से पूरे डायमंड को निकालना है। तो पूरे सेट कितने होते हैं? ऑल द कार्ड्स आर डायमंड ऑफ वन सेट। सेट कितने होते हैं? हम लोग के 13 होते हैं। अब 13 में से हम लोग को उसमें से डायमंड पूरे निकालना है। तो पूरे डायमंड कितने होंगे? तुम्हारे 4 डायमंड होंगे। तो 4 डायमंड को निकालने के लिए ये तरीका होगा, अपन फेवरेबल पूरा। और यहाँ पर नीचे वाले में ऑल कार्ड आर एन एस। पूरे कार्ड में से अब हम लोग को एस निकालना है, यानी कि 1 का निकालना है। तो पूरे कार्ड में 4 ही 1 का होते हैं और 4 1 का निकाल लोगे तो ये बनेगा। 4 1 का में से 4 निकाल लोगे, फिर यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन। 5 वाला 1 कार्ड बिलोंग टू ईच सूट। हर एक सूट के अंदर से हर एक कार्ड निकालना है। सूट का बेसिकली मतलब है यहाँ पर तुमको जो 4 तरीके के होते हैं ना पत्ते, फेड होते हैं। जैसे ऐसे यहाँ पर देखो, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, एक होता है फेड होता है यहाँ पत्ते जैसा, और एक यहाँ पर एक और पत्ते जैसा होता है। तो ये चारों जो होते हैं ये 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, 4 सूट। तो हर में कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है, 13 होता है और ये भी 13 होता है। तो सब में से एक का निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अपन में टोटल ये लिखेंगे। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि तुमको ये चीज़ बता दी है, पूरा आराम से तुम यहाँ पर करके देखोगे। और मेरे को ये मैं तुम्हारा होमवर्क देता हूँ कि कमेंट में तुमको मेरे को आंसर बताओगे
पहले वाले से लेकर पूरे 5 वाले तक, क्योंकि तुमको फॉर्मूला पूरा बेसिक सब समझा दिया ही है। और अगर तुमको कार्ड को थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है ही, और नॉर्मल से यूट्यूब पे खोज लोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए ना ही। जय हिंद, जय भारत।